आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है। बड़ी खबरों पर यहां पर माइक ऑन होता है और आज जिन खबरों को आपको दिखाने जा रही हूं एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात करने वाली हूं 24 घंटे के उस चैलेंज की जो गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विपक्ष को दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 24 घंटे वो संसद में रहेंगे और जो चर्चा करना चाहते हैं या फिर उन्हें भगोड़ा कह रहे हैं वो कहां हैं, वो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो 24 घंटे के इस चैलेंज का क्या जवाब दे रहा है विपक्ष, आज इस पर माइक ऑन। इसी के साथ माइक ऑन हो रहा है आसमान में आपातकाल पर। एक नहीं 3-3 फ्लाइट्स को लेकर इमरजेंसी की खबर है। जो पायलट नशे में प्लेन चला रहा है उस प्लेन में क्या आप सुरक्षित होंगे? पूरी इनसाइड डिटेल्स आज आपको बताऊंगी कि आखिर नशे में पायलट कैसे पहुंचा और कैसे बार बार टेस्ट में फेल हुआ। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं अतीक अहमद पर जिंदा सियासत पर। अतीक तो नहीं रहा लेकिन उस पर सियासत अभी भी जिंदा है और वो सियासत मुस्लिम वोटों की है। अतीक के बेटे के एक वीडियो के आने के बाद कैसे मुस्लिम वोट के हिमायती जाग उठे हैं, आज इस पर माइक ऑन है। और इसी के साथ माइक ऑन हो रही है बत्ती गुल लेकिन सियासत फुल है। बीती रात जिस तरह झारखंड में बत्ती तो गुल हो गई लेकिन क्या सियासत उस तरह से जारी है जो कि आने वाले समय में छात्रों के लिए एक और विध्वंस लाएगी? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं लेकिन सबसे पहले बात होगी आसमान में आपातकाल की। आज सबसे पहले मैं बात कर रही हूं 4 अगस्त को एयर इंडिया का विमान दिल्ली आ रहा था और अचानक टर्बुलेंस के दौरान नीचे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड में विमान 300 फीट नीचे आ गया था। कई यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे, जिसके बाद जांच हुई तो अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो खुलासे आज आपको बताने वाली हूं और कैसे एआईबी की टीम ने आज भी विमान के कप्तान और क्रू मेंबर्स से पूछताछ की है, आज इसकी बात हो। लेकिन आपको तस्वीर दिखाती हूं कि हादसे में कैसे 24 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के दौरान विमान में बैठे करीब 20 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हुए थे। ये उसके अंदर की तस्वीर विमान के, और जब ये तस्वीरें सामने आई, ये वीडियो सामने आए, उसी के बाद इस पायलट का सच सामने आया। Please fasten your seatbelt. You should get up. Fasten your seatbelt. ये तस्वीरें आपने देखी दिल्ली एयरपोर्ट पर घायल यात्री घटना के बाद विमान से जब उतरे थे तो उनकी हालत बहुत कुछ बयां कर रही थी। घायल यात्रियों और क्रू मेंबर्स को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था। ये सब तस्वीरें आपने देखी। लेकिन आज पायलट की नशे में होने की इनसाइड डिटेल्स सामने आई हैं। आखिर कोई पायलट नशे में होकर प्लेन चला रहा है? वो आखिर क्या वाकई मैरिजुआना जिसे गांजा कहते हैं वो लेकर प्लेन चला रहा था? जो इनसाइड डिटेल्स सामने आई है वो हैरान करने वाली। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली से फुकेत फ्लाइट के दौरान, यानी कि यहां दिल्ली से जब फुकेत फ्लाइट गई उस दौरान पायलट जब वॉशरूम गया तो वहां बाथरूम जाने से पहले पायलट ने केबिन अटेंडेंट को बुलाया, क्योंकि आप प्लेन अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, तो आप केबिन अटेंडेंट को उन्होंने बुलाया कॉकपिट में। प्रोटोकॉल के तहत केबिन अटेंडेंट को अपनी सीट पर बिठाया। ये प्रोटोकॉल होता है कि पायलट अगर उठ के जाएगा तो उनकी जगह केबिन अटेंडेंट बैठ गया उसी कॉकपिट में जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। केबिन अटेंडेंट ऑपरेशन को ठीक से नहीं संभाल पा रही थी। पायलट ने इस बात को लेकर उस केबिन अटेंडेंट को डांटा था। अब मामला सुलझाने के लिए सभी क्रू मेंबर्स को ये कैप्टन यानी ये पायलट पार्टी पर लेकर गया, क्योंकि क्रू मेंबर को डांटा तो मेंबर्स नाराज हो गए थे, तो इन सबको एक पार्टी पर लेकर गए। लेकिन लेओवर यानी कि वहां पर उतरने से लेकर फ्लाइट तक का समय 24 घंटे से कम था और पूरा क्रूज दौरान पार्टी कर रहा था। यह अब जानकारी सामने आई। तो यात्रियों ने जब प्लेन वापस पायलट ने फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ाया
तो यात्रियों ने भी पायलट के व्यवहार पर कई सवाल उठाए। खबर आई कि पायलट अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, अस्त व्यस्त से लग रहे थे। वापसी के दौरान जब फ्लाइट में इमरजेंसी जैसी स्थिति हुई, तब फ्लाइट की ऊंचाई अचानक से 300 फीट नीचे आ गई। फ्लाइट में स्टॉल वार्निंग के समय पायलट सीट पर ही नहीं थे। केबिन क्रू इंचार्ज ने पायलट को सीट तक पहुंचाने में मदद की। बाद में पायलट घायल यात्रियों को देखने के लिए जब केबिन में गए, तो पायलट ने लोगों से टर्बुलेंस के बाद फिल्म ना बनाने के लिए कहा, क्योंकि अगर ये वीडियो सामने आते तो पायलट समझ रहे थे कि उनके लिए दिक्कत होती। लेकिन इस दौरान पायलट एक पैर में बिना मोजे और जूते के दिखा। अब ये देखकर भी लोग हैरान थे कि पायलट बात तो करने आ गया, लेकिन पायलट के पैर में जूता ही नहीं है, मोजा ही नहीं है। पायलट सीधे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। पूछने पर पायलट इनकार करते रहे, कहा कि उन्होंने स्मोकिंग की है। एक केबिन क्रू मेंबर ने पायलट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और शिकायत के मुताबिक पायलट ने गांजे का सेवन किया हुआ था। तो यूं परतें खुलती चली गईं, क्योंकि पार्टी की थी। पार्टी के तुरंत बाद फुकेत से दिल्ली वापस फ्लाइट ले ली। अब जब पायलट को देखा फ्लाइट में लोगों ने, तो लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें देखते ही समझ आ रहा था कि पायलट के साथ कुछ गड़बड़ है। पायलट अजीब सी हरकतें कर रहे थे। इस घटना के बाद सरकार एक्टिव है। एक तरफ एआईबी की जांच जारी है, तो दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए से पायलट्स के डोप टेस्टिंग सिस्टम की समीक्षा करने के लिए कहा है। वैसे ये अमूमन होता है, पायलट्स के टेस्ट होते हैं, लेकिन ये एक रैंडम चेक के जरिए होता है। डीजीसीए से दूसरे देशों में अपनाए जाने वाले डोप टेस्टिंग प्रोटोकॉल का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। अब डीजीसीए की समीक्षा में यह पता लगाया जाएगा कि क्या मौजूदा सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, और समीक्षा के बाद पायलट्स की डोप टेस्टिंग के सिस्टम में बदलाव भी किया जा सकता है। यह सब क्यों जरूरी हो गया है, वो भी आपको बताते हैं। यह पायलट प्लेन उड़ाते वक्त नशे में था। विमान के पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, जिसका मतलब है यह एक तरह से पुनः स्थापित हो गया, रिकन्फर्म हो गया कि यह नशे में था। पायलट ने मैरिजुआना यानी कि गांजे का सेवन किया था। पायलट का पहला डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। अब जांच के मुताबिक पायलट को नींद की समस्या थी। पायलट का बयान जो आया है, पायलट ने कहा कि मुझे नींद आने में दिक्कत हो रही थी और निजी हालात की वजह से नींद में परेशानी हो रही थी। फैमिली डॉक्टर ने नींद की दवा दी थी। अब फुकेत में जो लेओवर होता है, यानी कि जो टर्न अराउंड टाइम है, जब वो पायलट वहां जाकर वापस दूसरी उड़ान के लिए तैयारी करते हैं, उस दौरान आसानी से पायलट सो नहीं पा रहा था, ऐसा पायलट ने बताया। एविएशन वॉचडॉग डीजीसीए के नियमों के तहत अगर पायलट ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है। अगर वही पायलट दोबारा टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाए, तो उसका लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर तीसरी बार पायलट पॉजिटिव पाया गया, तो उस पायलट का लाइसेंस सीधे रद्द कर दिया जाता है। तो सूत्रों के मुताबिक विमान में कई तकनीकी खराबियां भी थीं, यह भी सामने आया है। अब एक्शन लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने बैठक की। एयर इंडिया के सीईओ, अन्य अधिकारियों के साथ यह बैठक की है, और बैठक के बाद उड्डयन मंत्री ने कहा कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। जांच में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। गंभीर फ्लाइट घटना की जांच भी की जा रही है, और एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अभी टेक्निकल ऑपरेशंस के सबूत इकट्ठा कर रहा है। जो ह्यूमन फैक्टर से जुड़े सबूत हैं, उन्हें भी जुटाया जाएगा, यानी कि पायलट की गलती की वजह से जो कुछ हुआ वो भी सामने रखा जाएगा। घटना के दौरान की परिस्थितियों का पता लगाना मकसद है। डीजीसीए ने भी क्रू के 2 सदस्यों को रोस्टर से हटा दिया है, यानी अभी उनकी फ्लाइट्स नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि उन पर जांच चल रही है। अब सवाल एयर इंडिया पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया के पास तकनीकी खराबी की रिपोर्ट थी, फिर भी मामले को दबाने की कोशिश की गई। सवाल है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सुबह 11:14 पर कॉकपिट से निकली मेंटेनेंस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। खुलासा हुआ था कि हवा में फेल हुए ग्रीन, ब्लू और येलो तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम से विमान में हड़कंप मचा हुआ था। अब ये सारी जो जानकारियां सामने आई हैं, इसके जरिए ये कहा जा रहा है कि टर्बुलेंस के अलावा कुछ तकनीकी दिक्कतें भी थी, जिनके चलते ये जो खुलासा है वो अब सामने आ रहा है। अब आपको सुनवाती हूं कि इसे लेकर किस तरह बयानबाजी भी हो रही है। सियासी हलकों में भी ये मामला उठ गया है। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास।
आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। कितना बड़ा लापरवाही, कितना बड़ा कानून का उल्लंघन इस सरकार के राज में हो रहा है। जो यात्री यात्रा करते हैं इस उम्मीद पे करते हैं कि उनकी सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा एयरलाइंस का ध्यान रखेगी, परंतु उसका पायलट ही, वो भी चीफ पायलट, जब नशे में चूर है तो ऐसी दुर्घटनाएं तो होंगी, और इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए आकर पार्लियामेंट में। अब बात केवल एयर इंडिया के विमान की नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं आसमान में आपातकाल? क्योंकि इंडिगो और स्पाइस जेट के विमानों में भी तकनीकी खराबी चिंता का विषय बन गई। कोलकाता से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 60723 की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई क्योंकि पायलट ने लेफ्ट इंजन के काम न करने की सूचना दी थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर रात 11:29 पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। 224 लोगों के साथ यह विमान रात 11:37 पर रनवे पर सुरक्षित उतरा। स्पाइस जेट के विमान की बात करें तो उसमें भी तकनीकी खराबी के चलते हंगामा हो गया। यात्रियों के अंदर बैठते ही गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हल्ला होने लगा। इन्हें एक एक करके जरा आप तस्वीरें दिखाइए। फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। ऐसा लग रहा था यात्रियों को कि विमान के अंदर भट्टी बन गई है, इतनी गर्मी हो गई थी। ये देखिए, लोग पंखा झल रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। ये हुआ है फ्लाइट के अंदर। लोगों की जान से क्या सीधे ये खिलवाड़ नहीं है? जाके बैठो, आप आ जाओ। डिले केलाय फ्लाइट, जाके आप बैठिए। आता परत अजिबात एसी चालू नाही तरी ते पळवायला लागले आहेत। आपने देखा ही नहीं है यार, बिना उसको देख के आप चेकिंग करा रहे थे। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें आप लोगों को सिर्फ पंखा झेलते नहीं देख रहे, इसमें लोग कह रहे थे कि उन्हें सांस नहीं आ पा रही थी। आप सोचिए, जमीन से ऊपर आसमान में आप फ्लाइट के अंदर बंद हैं, आप कुछ कर नहीं सकते और वहां पर वेंटिलेशन नहीं है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और प्लेन भट्टी बनता जा रहा है। यही हुआ स्पाइस जेट की उड़ान में, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आसमान में यह आपातकाल जैसी स्थिति थी। फ्लाइट से उतरने के बाद यात्रियों ने विरोध जताया, नारेबाजी की। देखिए जरा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों के जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट मुर्दाबाद, 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 स्पाइस जेट मुर्दाबाद, 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 लोगों के जान से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बदतमीजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट मुर्दाबाद, 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 जेट बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्पाइस जेट बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो। करते ही यात्रियों ने नारेबाजी, प्लेन से उतरते ही यात्रियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि वो इस बात से नाराज थे कि प्लेन के अंदर कोई पूछने वाला नहीं, अगर उनकी जान चले जाती तो कौन जवाबदेह होता। अब दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी, यात्रियों के चढ़ने के बाद अचानक तापमान बढ़ गया। फ्लाइट में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब मौजूद थे। सभी यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तापमान इतना बढ़ गया था कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। केबिन क्रू से बाहर निकाले जाने की गुहार लगाने लगे। शिकायत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। यात्रियों के मुताबिक कैप्टन विमान उड़ाने की जल्दी में था और सभी यात्रियों ने हंगामा कर दिया। फ्लाइट को उड़ने से रोका। बाद में विमान के अंदर तकनीकी खराबी का पता चला तो पैसेंजर्स को तुरंत विमान के बाहर निकाल दिया गया। स्पाइस जेट ने यात्रियों को असुविधा के लिए खेद जताया है, लेकिन क्या खेद काफी है? किसी की जान पर बनाती तो क्या सिर्फ खेद पर ही बात रह जाती? अब आपको तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की दिखाती हूं, जहां स्पाइस जेट के विमान से यात्रा करने वाले लोग पिछले 24 घंटे से फंसे। लेकिन यात्रियों का आरोप है कि इन्हें ना तो कोई स्पष्ट जानकारी दी गई, ना इन्हें कुछ बताया गया। ये देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब ये कम से कम नीचे थे। इसमें बोलो स्पाइस जेट हाय हाय।
सर इनकी वीडियो बनाया क्या हो गया तुम ये बताओ। आदमी अच्छा आदमी रात्रियों का गुस्सा इसलिए भड़क रहा था क्योंकि उन्हें विमान में बिठाने के बाद टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी का हवाला देकर वापस उतार दिया गया। तो आप सोचिए कि ये यात्री कम से कम आसमान में नहीं फंसे। इन्हें शायद इसी बात का शुक्र अदा कर लेना चाहिए था। नहीं आएगा। तो जिन यात्रियों की जान फंसी रही है प्लेन के अंदर आसमान में, उनकी सोचिए, और जब वो नीचे उतरे तो उनका ये विरोध प्रदर्शन क्यों ना जायज ठहराया जाए, क्योंकि आसमान के अंदर उन्हें ना तो कोई जवाब देने वाला था और ना ही उनकी जान बचाने वाला कोई, क्योंकि क्रू मेंबर्स को भी कोई जानकारी नहीं थी। बढ़ते आगे, माइक ऑन है अब आज की एक और बड़ी खबर पर। अतीक अहमद के नाम पर क्या अभी भी सियासत जिंदा है? और वो सियासत मुस्लिम वोटों की है। आज इसी की बात करूं। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत पर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हुई। और वो सियासत क्या है ये आपको बताऊं उससे पहले 6 अगस्त का ये वीडियो आप देख रहे हैं। अबान की कार के हादसे का वीडियो देखिए। जिस वक्त अतीक अहमद के बेटे अबान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पीछे से एक गाड़ी में लगे कैमरे ने इसको कैद किया। अब ये पहले तस्वीर देख लीजिए। वो छोटा ना समझिए का ये बच्चों का काम नहीं है। ये जवन वो छोटा ना का ये बच्चों का काम नहीं है। ये जवन वो छोटा ना समझिए। ये सिर्फ 6 सेकंड का वीडियो है, लेकिन इसमें इस हादसे की गंभीरता का एहसास आपको हो जाएगा। गाड़ी कैसे पलट रही, हादसे के ठीक बाद का वीडियो भी अब देखिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको फिर याद आएगा कि ये कितना भीषण हादसा था। दीवार से टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, कुछ बचा नहीं था। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बहुत भयंकर एक्सीडेंट है। वहां जो लोग खड़े हुए थे वो भी ये बात कह रहे हैं कि बड़ा भीषण हादसा था, भयंकर एक्सीडेंट था। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत 6 अगस्त को हुई थी और 8 अगस्त को उसका जनाजा उठाया गया था। जनाजे में उसके भाई अली और उमर भी पहुंचे थे। अबान के दोनों बड़े भाई इसमें शामिल हुए थे। ये दोनों जेल में थे और इन्हें पैरोल मिलने में हुई देरी के चलते ही अबान का जनाजा एक दिन टालना पड़ा था। यह हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर सियासत कैसे हिलोरे मार रही है, वो भी आज आपको दिखाऊं। अबान की गाड़ी हादसे का वीडियो 6 दिन बाद सामने आया। हादसे का वीडियो आने के बाद जो साजिश वाली थ्योरी है उस पर ब्रेक लग गया, क्योंकि बहुत से सियासतदान ये कह रहे थे कि क्या इसमें साजिश है। हादसे का वीडियो दूसरी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस नए सिरे से जांच में जुटी है। हादसे के वक्त अबान की कार की स्पीड पता लगाने की कोशिश कर रही है। गाड़ी के बेकाबू होने की वजह पता लगाने का भी प्रयास हो रहा है। हादसे के दिन अबान अहमद प्रयागराज से झांसी जा रहा था। अबान की कार रास्ते में गाड़ी को ओवरटेक करके निकली। इसके बाद अचानक बाईं तरफ होकर सड़क से उतर गई। जहां कार सड़क से उतरी वहीं से रिटेनिंग वॉल शुरू होती है। अब अबान की बेकाबू कार सड़क के उसी रिटेनिंग वॉल से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अबान की कार हवा में उछल गई। अबान की कार के पुर्जे सड़क पर दूर दूर तक बिखरते चले गए। अतीक के बेटे अबान की कार के हादसे वाले दिन भी हमने आपको एक्सीडेंट साइट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। आज जब उस हादसे का वीडियो आया तो देखिए वहां पर अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। सामने जो आपको डिवाइडर दिखाई दे रहा है, ये वही डिवाइडर है जिससे अबान की गाड़ी टकराई है। यहाँ गाड़ी उतरती है, ये देखिए, ये इलाका, ये हिस्सा है जहाँ गाड़ी नीचे उतरी और यहाँ से गाड़ी अनियंत्रित तेज गति से, चूंकि गाड़ी चल रही थी, यहाँ से अनियंत्रित हुई गाड़ी और जाकर के सीधे इतनी तेज गति में थी कि वो सीधा जाकर के, ये सीमेंट का बना हुआ डिवाइडर है जिसमें जाकर के ये टकरा गई और टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, हवा में उछली गाड़ी और विपरीत दिशा में घूम करके खड़ी हो गई। अभी भी उस गाड़ी के, आज 6 अगस्त के बाद आज 12 तारीख है, 12 तारीख के बाद भी ये देखिए उसके अवशेष, गाड़ी के जो क्षतिग्रस्त गाड़ी थी उसके पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये पीछे जो मकान है वो मकान भी दिखाई दे रहा है, जो वीडियो में दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है। वो जो पीले कलर का सर्विस सेंटर नजर आ रहा है वो भी नजर आ रहा है और यहाँ से एक दूर से मंदिर भी जो दिखाई दे रहा है वो भी है।
दिख रहा है। और ये इसी डिवाइडर पर जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं उनकी बॉल पेंटिंग भी लिखी हुई है जो नजर आ रही है। अब कार हादसे में अबान की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने तो सीधे सीधे साजिश का इशारा कर दिया था, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। वीडियो भी सामने आ चुका है और बीजेपी नेता आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, इसकी तो इंक्वायरी होना चाहिए, मगर इंक्वायरी कौन करेगा? जो लोग खुद दिन के उजाले में पुलिस की कस्टडी में गोली मरवा देते हैं, आदमी को मर्डर कर देते हैं, वो क्या इंक्वायरी करेंगे? इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आती है। एक ही रास्ता है कोर्ट का, लेकिन वहां भी मैं देख रहा हूँ कि अब मैं इस पर कुछ बोल के अपने खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ। अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनको पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के सामने वार्ता करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनके छोटे बेटे की दुर्घटना दिखा करके मृत्यु हो गई है और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एक साजिश है। तो इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए। एक फिल्म का गाना है, चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। जब जब किसी माफिया अपराधी को कोई आघात पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है, तो इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दर्द उत्पन्न हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, वो बहुत दर्द उठता है। अब अतीक अहमद जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। हालांकि राजनीति रुकी नहीं है, नए सिरे से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी हो या ऑल इंडिया MIM, दोनों अतीक और उसके परिवार का मुद्दा उठा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सवाल है कि क्या दोनों पार्टियों को इस मुद्दे में चुनावी फायदा दिख रहा है। अतीक का एक बेटा हादसे में तो दूसरा एनकाउंटर में मारा गया। अतीक और उसके भाई अशरफ की पहले ही हत्या हो चुकी है। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं और पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। विपक्ष इसे मुसलमानों पर जुल्म के तौर पर दिखाना चाहता है। इससे विपक्ष को यूपी में मुसलमानों के वोट मिलने की उम्मीद है। 2022 में यूपी में 79% मुस्लिम वोटर्स ने एसपी को साथ दिया। 2022 में एसपी विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई। तो अखिलेश यादव फिर मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। यूपी की 403 में से 140 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। यूपी में मुसलमानों की इस वोट शक्ति पर ओवैसी की भी नजर है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अतीक अहमद का नाम लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्वांचल की कई सीटों पर अतीक परिवार का सीधा असर रहा है। इसीलिए मुस्लिम वोट के लिए एसपी और AIMIM में सीधी रस्साकशी। दोनों पार्टियां अतीक का नाम लेकर इमोशनल कार्ड चल रही हैं और उसी की एक झलक आपको दिखाती हूं। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बयान आपको दिखाऊं, उससे पहले अतीक पर यूपी में हो रही सियासत की तस्वीर और साफ हो जाएगी। देखिए, अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता। हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। अतीक भाई के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। जिन लोगों ने अतीक भाई के नाम से शेर पढ़ करके नेता बन गए, जो अतीक भाई को अपना बाप कहते थे, ऐसे कमसर उनके बच्चे के जनाजे में नहीं गए। उस बेटे के जनाजे में नहीं जो यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है। 1 साल के अंदर जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, 2 भाई जेल के अंदर, उनके हाथों में हथकड़ी जब आए तो मैं देखा, जब मुझसे मुलाकात हुई, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। अली ने, उमर ने, दोनों ने कहा कि चचा सदर साहब को मेरा सलाम कहिएगा। सदर साहब मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और अब माइक ऑन कर रही हूं गृह मंत्री अमित शाह पर। अब शाह की बारी, क्योंकि विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की बात कर रहा था, गृह मंत्री के सदन में बयान की बात कर रहा था। आज गृह मंत्री अमित शाह हमलावर थे विपक्ष पर। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज अमित शाह संसद पहुंचे
और उन्होंने दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने पहली बार भगोड़ा जैसे शब्द सुने हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे सदन में रहेंगे और दोपहर 3 बजे तक विपक्ष बता दे कि वो कब चर्चा चाहता है और कितनी चर्चा चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो आपने सुन लिया कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं 3 बजे तक यहीं बैठा हूं। अब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के लिए समय तय कीजिए। अमित शाह ने चिट्ठी में बीएससी की बैठक का हवाला दिया। सरकार छात्रों के मुद्दे चर्चा के लिए तैयार है, सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है, ये कहा गृह मंत्री ने। हम विपक्ष की मांग से पहले ही एंटी पेपर लीक बिल लाए, तब विपक्ष ने सदन में नीट पर बात भी नहीं रखी थी। इसके बावजूद सरकार दोबारा चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष से चर्चा कर सहमति से चर्चा के लिए समय तय करें, यानी विपक्ष से आप बात करिए और उसके बाद सहमति बनाइए कि हम चर्चा कर सके। चर्चा के लिए जितना समय उचित समझे तय कर दीजिए। लोकतंत्र में संवाद से ही समाधान निकलता है। मेरा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है। तो गृह मंत्री ने चिट्ठी में यह लिखा और सीधे सीधे लोकसभा स्पीकर को कहा कि आप समय तय कीजिए और हम इस पर चर्चा को तैयार हैं। तो संसद को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों दो ध्रुव पर दिखाई दे रहे हैं। शाह चर्चा की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह विपक्ष को चर्चा के लिए 24 घंटे का चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन राहुल तैयार नहीं। We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students? अब ये सदन के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। तस्वीरें ठीक वैसी हैं जैसे पहले दिन दिखी थी। संसद के अंदर, संसद परिसर के अंदर देखिए किस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है और गृह मंत्री की तस्वीरें लेकर, पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर ये हंगामा हो रहा है। उधर संसद कैंपस में भी एनडीए का प्रदर्शन जारी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई जांच कराना होगा, कराना होगा। झारखंड के छात्रों के साथ हुए अन्याय के विरोध में सीबीआई जांच कराना होगा। तो गृह मंत्री कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री इतने दिन कहाँ थे, अब हम कोई भाषण नहीं सुनेंगे। लेकिन इन सब के बीच संसद का देखिए कितना पैसा व्यर्थ हुआ है और कैसे दिन खराब हुए हैं, उसे जरा समझ लीजिए। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 19 दिन का सत्र था इस मॉनसून सत्र में, लेकिन कुल अभी 18 दिन हुए, यानी एक ही दिन बचा है, कल का दिन बचा है इस मॉनसून सत्र को खत्म होने में। अब इसमें आपको बताऊं कि काम 108 घंटे होना था दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, लेकिन काम कितना हुआ है वो भी आपको बता देती हूं। लोकसभा में 17 घंटे और राज्यसभा में सिर्फ 36 घंटे काम हुआ है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि लोकसभा के अंदर तकरीबन 68 करोड़ पैसा बर्बाद हो गया और राज्यसभा के अंदर 55 करोड़ बर्बाद हो गया।
ये पानी की तरह पैसा बह गया क्योंकि चर्चा नहीं हुई है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, अब आप सुनिए कि इसे लेकर मॉनसून सत्र के एक एक दिन कितना भारी पड़ा है, उसे लेकर देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। गृह मंत्री जी फिर एक पत्र लिखना पड़ा, जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूं, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए। ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए। मैं तो बहुत व्याकुल हो गया हूं डिस्कशन के लिए। हम तुरंत डिस्कशन चाहते हैं। जब चर्चा का समय था तब तो वो अनुपस्थित थे, अब कह रहे हैं कि चर्चा करिए। चर्चा हो चुकी, 2 दिन की चर्चा हो चुकी आदरणीय गृह मंत्री जी, बस आपका ही बयान रह गया है। आप पे आके अपना बयान दीजिए, लेकिन बयान नहीं देना चाहते। चर्चा दोबारा होना चाहिए, एक बहाना बना रहे हैं ताकि वो सदन के अंदर ना आए। तो आपने सुन लिया कि संसद के अंदर ये गतिरोध बना हुआ था डे 1 से, यानी पहले दिन से, और वो गतिरोध अभी भी जारी है। अब ये नीट को लेकर, ये चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी को लेकर, और अब गृह मंत्री के बयान को लेकर ये गतिरोध यूं ही बना हुआ है। लेकिन इस गतिरोध की एक बड़ी वजह रांची में हो रहा प्रदर्शन भी है। लेकिन क्या 2 मांग की बात है बस, क्योंकि कहा यही जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि 19वें दिन रांची में छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। कल रात में छात्रों ने शांति मार्च निकाला था, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद आपको दिखाऊं कि कल तो यहां पर कल छात्रों ने जब ये कैंडल लाइट मार्च निकाला, रात को झारखंड की राजधानी रांची में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी रहा। प्रदर्शन के 16वें दिन प्रदर्शन के 19वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच आप देखिए कि बीती रात कैसे सरकार के नुमाइंदे प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए थे, और रात में जब अधिकारी स्टेडियम पहुंचे तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। आखिर इन अधिकारियों का रात को पहुंचने का क्या मतलब था? छात्रों ने वहां बताया कि रात को बत्ती भी गुल कर दी गई। अब अगर बत्ती गुल कर दी गई, उस पर और ज्यादा सवाल उठ गए। छात्रों ने ही वो सवाल उठाए। छात्रों का यह कहना है कि प्रशासन इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में लगा है। आंदोलनकारी छात्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात पुलिस ने उन्हें धमकाया, काफी देर तक लाइट काटी रही। छात्रों का आरोप है कि उन्हें बांटकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश हो रही है। सरकार अपनी प्रशासन के तहत, वो अपनी शक्ति के तहत, शक्ति का उपयोग करके बच्चों को दबाना चाहता है, और ये अनशन को, जो हमारा पीसफुल अनशन को दिशा भ्रमित करना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, और वो छात्रों को बांटना भी चाहता है। सरकार जिस तरह से रवैया अपनाना चाहती है और जो चाह रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, छात्रों के हित के लिए नहीं है। मैम, दे वर वॉकिंग लाइक मीन्स पूरे एग्रेसिव मूड में थे। मतलब ऐसे टहल रहे थे ना, जैसे बच्चों को धमकाया जाता नहीं है कि पेरेंट्स कैसे बच्चों को धमकाने के लिए आसपास में टहलते हैं, वैसे टहल रहे थे, आगे पीछे कर रहे हैं बच्चों को, एक बच्चों को ये इंडिविजुअल अकेले करके बात कर रहे हैं। छात्रों ने ये पूरी बात बताई। छात्रों ने बताया कि कैसे बीती रात वहां पर बत्ती गुल कर दी गई, उन्हें वहां पर कैसे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये बताऊं कि छात्रों के बीच एक सुगबुगाहट है इस बात को लेकर कि उनके इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, 3 कलाकारों की तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंगना रनौत और नसीरुद्दीन शाह, इनके बीच जिस तरह का एक शब्दों का द्वंद्व हुआ था वो आपने पहले देखा है। बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने शांत रहने वाले कलाकारों पर बयान दिया था जंतर मंतर के संदर्भ में, और उन्होंने कलाकारों की तुलना मुंह में हड्डी दबाए कुत्ते से की थी। बाद में पीयूष मिश्रा ने झारखंड में हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया था। पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह से सवाल किए कि वो अब चुप क्यों।
पीयूष के बयान का समर्थन करते हुए कंगना ने अपनी बात रखी। कंगना रनौत ने क्या कहा? कंगना ने कहा सच तो यह है कि आज हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है। अब सोचिए कि किस तरह का विमर्श हो रहा है। कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट पर नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कह दिया। वो इस देश का खाते हैं और पड़ोसी देश के लिए लड़ते हैं। तो कंगना रनौत का ये पूरा बयान नसीरुद्दीन शाह के लिए था। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिन छात्रों को लेकर ये पूरा संग्राम चल रहा है उन पर एक्टर्स भी आमने सामने आ गए। और इसलिए क्योंकि जंतर मंतर पर कोई बोलता है लेकिन रांची पर चुप रहता है, इसे लेकर एक द्वंद्व फिल्मी सितारों के बीच पर भी हो गया है। अब आपको यह बताऊं कि रांची पर आखिर चुप्पी क्यों है। आपने जंतर मंतर पर देखा होगा बहुत सारे सितारों ने बात रखी है, लेकिन शबाना आजमी, जीनत अमान, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा, ये वो सारे सितारे हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर बात रखी, लेकिन उनकी चुप्पी बनी हुई है झारखंड पर। झारखंड के छात्र आंदोलन के समर्थन में कोई बात नहीं रखी है। इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर एक नाराजगी, एक गुस्सा है। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन सितारों के लिए क्या छात्र सिर्फ जंतर मंतर पे बैठे छात्र थे और वो जो रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो छात्र नहीं है? क्या उन पर चुप्पी ही साधे रहेंगे, उन पर कोई मत नहीं रखेंगे? अब राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, जिस पर आज उन्होंने संसद के दौरान क्या बयान दिया वो भी सुन लीजिए। बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड पे राहुल गांधी चुप क्यों है? झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बताऊं कि राहुल गांधी से सवाल उठ रहे हैं तो सवाल सीजेपी पर भी उठ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी पर, क्योंकि अभिजीत दिपके ने देवेंद्र महतो से तो बात की, लेकिन अभी तक कोई भी उनका बड़ा चेहरा, वो चेहरे जो लीड कर रहे थे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को, वो वहां नहीं पहुंचे हैं। तो ये सारे नेता, जिनमें दिपके खुद शामिल हैं और सौरव दास हैं, रांका हैं, इन सब को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं गए। हालांकि अभिजीत दिपके ने इसको लेकर अपनी तरफ से एक बयान भी दिया है, लेकिन सवाल सीजेपी की रांची से दूरी को लेकर पूछे जा रहे हैं। अब आपको यह बताती हूं कि संभाजी नगर महाराष्ट्र और रांची झारखंड, आप ये दो जगहें देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। अब रांची से सीजेपी की दूरी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सीजेपी नेताओं ने न जाने को लेकर कई दावे किए। पहले दिपके ने कहा कि टीम के सब लोग बीमार हैं, दिल्ली आंदोलन के बाद सब रिकवर कर रहे हैं। उधर आशुतोष रांका ने कहा कि मौका मिलेगा तो जाएंगे, हमारी एक टीम भी रांची में है, ये भी आशुतोष ने कहा। अब अभी तक दिपके, सौरभ या रांका में से कोई भी रांची नहीं गया है, केवल सोशल मीडिया के जरिए ही उन्होंने समर्थन किया है। सवाल उठ रहा है कि रांची से इतनी दूरी क्यों है? क्यों अभी तक इनमें से कोई नेता नहीं गया है? दिल्ली में छात्रों के लिए ये एक्टिव हैं, लेकिन रांची में सन्नाटा है और ये सब संभाजी नगर जा रहे हैं, लेकिन रांची नहीं जा रहे हैं। दोनों की दूरी आप देख लीजिए, संभाजी नगर कितनी दूर है? दिल्ली से 1200 किलोमीटर और रांची 1223 किलोमीटर। तो जो दोनों जगहें हैं, एक से दूरी और एक में जाकर मुद्दे उठाने की बात, ये समझ नहीं आ रही है, इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।